बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं अफ्तार कादमी। और अमेरिका ने ईरान पर मज़ीद ताकतवर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने ईरान के कई साहली इलाकों को ज़बरदस्त बमबारी का निशाना बनाया। इसके अलावा बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान चौथा बड़ा हमला भी हो गया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और दीगर मामला की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमेरिकी फ़ौज की जानिब से ईरान में मजीद फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। सबसे बड़ा हमला चाबहार की बंदरगाह पर किया गया है, जहां पर शदीद और खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। हमलों के बाद चाबहार की बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई है। पेंटागन के मुताबिक ये नई कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहों में तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी जारहियत को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ने भी ईरान के साथ MOU को मनसूख करने का ऐलान किया था और कहा था कि अब ईरान के साथ कोई माहिदा और कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। उन्होंने जंग के खदशे को मुस्तरद किया, मगर ये ज़रूर कहा कि वो ईरान पर ताकतवर हमला करेंगे और उनके जजीरों पर कब्ज़ा करेंगे, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं, जो उनकी नई क़यादत है, वो भी उतनी समझदार नहीं है। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. तो अमेरिकी सदर ने ईरान पर नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद कल रात भी अमेरिका ने ईरान के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया और आज भी अमेरिका और बरतानिया की फोर्सेस ने मिलकर तेहरान के ड्रोन लॉन्चिंग पैड, मिसाइल डिपो और चाबहार पोर्ट के गिरदोनवा में पासदार इनकलाब के स्ट्रेटेजिक साहली ठिकानों को यके बाद दीगरे अपने अहदाफ का निशाना बनाया। तो इन इलाकों में धुएं के बादल उठ रहे हैं। इसके अलावा बदरबाद, सर्क, कोनार्क और दीगर इलाकों में भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा ईरान के उस शहर को भी निशाना बनाया गया जहां उनका जौहरी पावर प्लांट है। बू शहर पर हमला किया गया है, लेकिन ईरानी ज़राए के मुताबिक जौहरी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने भी उन अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान के ऊपर हमले किए गए। और अहम खबर यह है कि अमेरिका ने इन हमलों से पहले इसराइल को बाकायदा इसकी इतला दी। कुवैत और बहरीन के हुकाम समेत तमाम अरब ममालिक को इतला दे दी गई थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि इस बात का इम्कान मौजूद था कि ईरान रद्दअमल के तौर पर इन अरब ममालिक को निशाना बनाएगा। तो अब ईरान के टारगेट में ज़्यादा अरब ममालिक शामिल नहीं है। सऊदी अरब, कतर और इमारात के साथ ईरान के ताल्लुकात खासे बेहतर हो चुके हैं। तो अब कुवैत और बहरीन दो ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर ईरान हमला कर सकता है या कर रहा है। कल भी कुवैत और बहरीन दोनों को निशाना बनाया गया और दोनों मुल्कों के अंदर अमेरिका का दिफाई निज़ाम एक्टिव है। उनका दावा ये कि कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। तो इन इजाफी हमलों के बाद पूरे मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। तो ईरान ने जवाबी रद्दअमल के तौर पर न सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, बल्कि अब दोबारा आबने हुर्मुज़ समेत तमाम रास्तों को बंद करने की धमकी दी है, जिसकी वजह से आलमी मंडियों में एक बार फिर खाम तेल कीमतों में यकदम बड़ा इजाफा देखने में आया। तो अमरीकी सदर जो कि तुर्की में मौजूद थे, उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि कल रात भी हमने ईरान पर हमला किया और आज रात भी हम मज़ीद सख्त हमले करेंगे। तो उनके इस हुक्मनामे के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किए। तो सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के पानियों में 20 से ज़्यादा अमेरिकी बहरी जंगी जहाज़ मामूर हैं, जबकि इसराइल ने दावा किया कि अमेरिका ने तैयारों में ईंधन भरने वाले बड़े तैयारे दोबारा इसराइल मुंतकिल करना शुरू कर दिए। इससे पहले अमेरिका ने मुआहदे के बाद फ्यूल भरने वाले टैंकर्स को मुंतकिल कर दिया था, लेकिन अब वो दोबारा इसराइल पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे इस बात का खदशा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में और ज़्यादा बड़े और मौसर हमले कर सकता है। तो ट्रंप ने तुर्की में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका इस वक्त ईरान को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से निशाना नहीं बना रहा, लेकिन वो आइंदा हमलों में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे, जिनमें पुल, पानी साफ़ करने के कारखाने यानी सैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया था कि अमेरिका ईरान के साल के करीब वाक़या अहम तेल के बरामदी मरकज़ जज़ीरा खार का
कंट्रोल संभाल सकता है और इस मामले में ईरान कुछ भी नहीं कर सकेगा। हमने ईरान के मामले में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया है। अब उनके साथ मुफाहमत की याददाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब हमें अपना काम करना होगा। उन्होंने दोबारा आपने उर्मस की नाकाबंदी की धमकी भी दी और उन्होंने कहा कि ये नाकाबंदी सिर्फ ईरान के लिए होगी, बाकी तमाम ममालिक जो चाहे कर सकेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगस ने भी इशारा दिया कि अगर दोबारा हमला किया गया तो फिर अमेरिका ईरान के अंदर तक हमला करेगा। ईरान की फ़ौज ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के अब तक 8 फ़ौजी एहलकार शहीद हो चुके हैं। फ़ज़ाइया और बहरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ये एहलकार बंदरबास और बू शहर में फ़ौजी तरसीबात पर अमेरिकी हमलों के दौरान मुल्क का दिफा करते हुए जान की बाजी हार गए और ज़्यादातर अमवात मिज़ाइल हमलों की जद में आने से हुई हैं। ईरान ने अमेरिकी हमलों की जवाबी कार्रवाई में बहरीन कुवैत पर हमले किए। अमेरिकी फ़ौजी अड्डों समेत ईरान ने 85 अहदाफ पर मिज़ाइल और ड्रोन दागे हैं। तो बहरीन कुवैत पर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई है, जिसमें कुवैत में अली अल सालम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया गया है। तो अब ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद कशीदगी का माहौल है और इसी कशीदगी के आलम में आज आयतुल्ला खामनई की तदफीन का मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। उनकी मैयत कल इराक़ पहुँचाई गई थी, जहाँ पर लाखों अफराद ने उनका आखिरी दीदार किया। उसके बाद उनके ताबूत को हज़रत अली के रोज़ा पर ले जाया गया। अब ये ताबूत वापस आ चुका है और आज मशहद में इसकी तदफीन होनी है। लेकिन इस दौरान अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के अंदर एक कशीदा माहौल नज़र आता है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान से दरख्वास्त की है कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात और सफारतकारी का कोई मुतबादल नहीं है। इन सारे वाक़यात के बाद आलमी मंडी में जो ख़ाम तेल की कीमतें हैं वो एक मरतबा ऊपर गई, फिर नीचे आई और उसके बाद फिर ऊपर चली गई हैं। इस वक्त अमेरिकी और बरतानवी ख़ाम तेल की कीमतें 7% से ज़ायद बढ़ गई हैं और अमेरिकी ख़ाम तेल $75 और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो $79 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है। तो अब आज के हमले के बाद ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये कि अमेरिका अचानक ईरान के ऊपर क्यों हमलावर हो गया? क्या वजह सिर्फ 3 बहरी जहाज़ों पर हमला है या वजह कुछ और भी है? तो मेरे नज़दीक अमेरिका शदीद नाराज़ है, ख़ासकर ट्रंप बड़े गुस्से में है और ट्रंप के गुस्से की वजह आयतुल्ला खामनई के जनाजे में शरीक अफराद का अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी और ट्रंप के ख़िलाफ़ नारे लगाना है। ईरानी अवाम जो है वो ट्रंप को आयतुल्ला खामनई का कातिल करार देते हैं और उनसे बदला लेने का मुतालबा कर रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों में जो दुनिया ने मंजरनामा देखा, जिसमें लाखों और करोड़ों अफराद ने आयतुल्ला खामनई की आखिरी रसूमात में शिरकत की, इन रसूमात की जो बुनियादी बात थी वो मर्ग बार अमेरिका और मर्ग बार इसराइल का नारा था, जिसके बारे में शायद इसराइल और अमेरिका का ख्याल ये था कि अब वो दम तोड़ चुका है और ईरान में उनके ख़िलाफ़ या ईरानी अवाम में उनके हवाले से कोई हार्ड फीलिंग मौजूद नहीं है। मगर वो वाज़ह तौर पर नज़र आया कि ईरानी अवाम सख्त गुस्से में है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी आयतुल्ला खामनई और दीगर ईरानियों की शहादत के हवाले से ईरानी हुकूमत को कार्रवाई के लिए कहा है। तो ट्रंप जो है वो शायद ये समझ रहे थे कि अब उन्होंने चूँकि जंग बंद कर दिया है, ईरान के साथ सुलह कर लिया है, मुआहिदा साइन कर लिया, तो ईरान के लोगों के उनके बारे में ख्यालात तब्दील हो चुके होंगे। पहले तो इस बात पे हैरान हुए कि ईरानी आयतुल्ला खामनई को इतना प्यार करते हैं और उस रजीम को इतना मानते हैं जिसके बारे में उन्हें ये इतला थी कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो पहला धचका उनको ये लगा, दूसरा धचका ये लगा कि ईरानियों के ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आई। तो अब ट्रंप को पड़ी गालियाँ जो पूरी दुनिया ने सुनी है, देखी है, तो ट्रंप को इस बात का गुस्सा है और इसलिए वो ईरान पर दोबारा चढ़ दौड़ा है। अब बात करते पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 दिनों में 4 हमले हुए हैं। DISPR ने कल प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 3 हमले हुए हैं, जिसमें 42 अफराद की शहादत हुई है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार और पाक फौज के 11 जवान और 5 शहरी शहीद हुए हैं। 54 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद खुजदार में एक बार फिर दहशतगर्दों ने
बलूचिस्तान के सियासी और कबायली रहनुमा मीर शफीकुर रहमान मैंगल के घर पर हमला किया। उनके घर पर बैक टू बैक 5 अटैक किए गए। मीर शफीकुर रहमान, जिनका तल्लुक बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी से है और वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर जाने जाते हैं, और टेररिस्ट जो है वो उन्हें बाउंटी हंटर समझते हैं। वो समझते हैं कि इनको रियासत ने उन्हें मारने के लिए हायर किया हुआ है। तो मीर शफीकुर रहमान मैंगल और उनके साथियों ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और तमाम दहशतगर्दों को, तमाम हमलावरों को मार दिया गया है। मीर शफीकुर रहमान मैंगल ने खुद इस ऑपरेशन की कमांड की है और ज़राए के मुताबिक वो खुद सेफ है, जबकि उनके 3 से 4 साथियों की इन हमलों में शहादत हो गई है। ज़राए ने दावा किया है कि खुजदार में जो शफीक मैंगल के कंपाउंड पर हमला हुआ वो मजीद ब्रिगेड ने किया। पहले कंपाउंड में दाखिल होने के लिए मुबैना तौर पर गाड़ी में नस्ब बम को इस्तेमाल किया गया। ये खुदकुश अटैक था। गाड़ी उनके अहाते में मारी गई, उसके बाद अंदर घुसकर फायरिंग की गई। शफीक मैंगल हमले के वक्त कंपाउंड में मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मौजूद थे। तो ज़राए ने दावा किया कि इस हमले के बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है और वहाँ से भागने वाले 12 से ज़ायद मुबैना दहशतगर्द मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक कालादम BLA से बताया जाता है। इससे पहले जो DGSPR ने बताया था उसमें इस वाक़े का जिक्र नहीं था। जो उन्होंने तफसीलात बताई थी वो उससे पहले 4 रोज़ में होने वाले 3 हमलों के बारे में बताई थी, और उन्होंने इस बात का दावा किया कि ये हमले कोई और नहीं, ये भारत करा रहा है, जिसे पाकिस्तान की खुशहाली कतन कबूल नहीं है। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि 3 बड़े वाक़यात हुए। फितरत ख्वारिज ने हना औड़क में मासूम लोगों पर हमला किया, ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया और वहाँ कुछ पुलिस एहलकारों को शहीद किया और 18 पुलिस एहलकारों को साथ ले गए और बाद में उनको भी कत्ल कर दिया। तो इन वाक़यात में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन ने कीमती जानें दी है। अब चूँकि बलूचिस्तान के हालात वाक़यात के बारे में पाकिस्तान के दीगर अवाम को मुकम्मल मालूमात नहीं थी, तो DGSPR को ख़ुद आना पड़ा और स्पेकुलेशन को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि हम अभी तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह थी कि इसमें सवाल जवाब नहीं हुए, क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। मंगी डैम के हवाले से उन्होंने बताया कि यहाँ से कोयटा के अवाम को पानी फराहम किया जा रहा था और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग जो खुद को बलोच कहते हैं, ये बलोच अवाम का पानी बंद करने के लिए इन्होंने डैम के ऊपर हमला किया। इस दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी एक जगह पे खिताब किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत पूरी कुव्वत से कुचल देगी। उन्होंने जवानों को बताया कि जंग की नौयत बदल चुकी है और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज भी अपनी हिकमत अमली सलाहियतों को इसी मुताबिक डाल रही है। अब उनकी जो तकरीर है अगर उसको देखा जाए तो वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब मुकाबले दू बदू नहीं होते, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से जंगें लड़ी जाती हैं। तो बहुत सी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आ गई है जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट के ज़रिए जो हंटिंग है वो सबके सामने है। उसके ज़रिए बहुत सारी कामयाबियां हासिल की गई हैं और इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्द जो है वो सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अब बलूचिस्तान में पे दर पे वाक़यात का मतलब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को उसमें एंगेज किया जाए ताकि दुश्मन किसी और तरफ से पाकिस्तान पर हमला करे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसलिए पाकिस्तान की जो दुश्मनों के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दों के खिलाफ स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया है कि वो दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। बहुत से लोग आज भी ये सवाल करते हैं। एक जमात है, उन्होंने इस मौजू के ऊपर एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी और उनका मौक़िफ़ ये था कि मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए। तो बहुत से लोग उनके हम ख्याल भी हैं। अब इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में को पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें शरीक नहीं थी, सिर्फ वो जमातें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं वो शरीक थी। लेकिन इनका बुनियादी मुतालबा ये था कि
फ़ौज जो है वो बलूचिस्तान से निकल जाए या शोर ज़्यादा इलाकों से निकल जाए, सिविलियन को काम करने दिया जाए, वो मुज़ाकरात करें, वो बात करें। और बहुत से लोग उनकी इस राय से इत्तफाक भी करते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों की मैं गलत फहमी दूर करना चाहता हूं कि मुज़ाकरात उनसे होते हैं जो हथियार डालकर बात करें, जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिया, जो दुश्मन से पैसे लेकर जंग लड़ रहे हैं। वो आपसे बात थोड़ी करेंगे, वो तो आपको मारने के लिए आए हैं, वो आपको ब्लीड करने के लिए आए हैं। उनका जो जॉब है वो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना है। तो जो लोग इस असाइनमेंट के साथ, इस जॉब के साथ काम करते हैं, वो आपसे ना बात करेंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, ना मानेंगे। तो उनका एक ही हल है, उनकी स्ट्रेटेजी को नाकाम बनाए। तो इसलिए अभी बलूचिस्तान में जो लोग भी रियासत के साथ लड़ रहे हैं, वो दुश्मन के उकसाने पे लड़ रहे हैं और दुश्मन से उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। अगर किसी ने रियासत के साथ बात करनी हो तो फिर उसका रास्ता पॉलिटिकल है, और पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिकली लोगों के साथ बातचीत के रास्ते बंद नहीं की। पाकिस्तान तो खुद दुनिया भर में अमन का परचम लेकर चल रहा है, और इसी बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ है उन लोगों को जो दुनिया को कहते हैं कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं, और ख़ुद दूसरे मुल्कों के अंदर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने खुलकर भारत का नाम लिया है, और अभी तक भारत का इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। जाहिर है शर्मिंदगी है। अब अगली खबर जो है वो एक पॉडकास्टर और न्यूज़ एंकर रेहान तारक की है। रेहान तारक जो है वो न्यूज़ कास्टर थे, फिर वो पॉडकास्टर बने, उन्होंने प्रोग्राम करना शुरू किया। अब वो माशाल्लाह एंकर है। वो लंदन गए हुए थे, वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनका 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उन्हें NCCIA ने 295A के दफात के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। ये तौहीन मज़हब की दफात है। ये मुकदमा NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर रिजवान साबर की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर किसी भी मजहबी अकायद या मज़हब की तौहीन संगीन जुर्म है। इस जुर्म के तहत पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 10 साल कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। अब रेहान तारक जो है बिल्कुल यंग है, और चूँकि सहाफ़त में उनका तवील तजर्बा नहीं है, तो उनको उन बैरियर्स के बारे में कतन कोई अंदाज़ा नहीं जिनके ऊपर बात नहीं की जाती। कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिनके ऊपर आप गैर संजीदगी ज़ाहिर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ज़ाब्ता अखलाक होते हैं जो आपने अपने ऊपर अप्लाई करने होते हैं। तो ख़ासकर मज़हब, फ़ौज और अदालत के हवाले से आपको बड़ी मोहतात और सिलेक्टेड गुफ्तगू करना पड़ती है, तो ही आप एक ज़िम्मेदार साफ़ी होते हैं। लेकिन आजकल चूँकि व्यूज़ और पॉपुलर नैरेटिव का एक रुझान है, तो आप कोई ऐसी बात करें जो कंट्रोवर्शियल हो तो फिर वो बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो उन्होंने एक मजहबी स्कॉलर सैयद जवाद नकवी के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, और मुकदमे के मतन के मुताबिक उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुबैना तौर पर ऐसे सवाल किए जो इंतहाई हसास और मुतराज़ा फ़िरका वाराना नौयत के मामला से मुतल्लक़ थे। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि सवालात की नौयत इतनी ख़राब थी कि जिससे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में मुकातबे फ़िक्र के पैरोकारों में बहस हो सकती थी, तराज़ा हो सकता था, और बात इससे भी कहीं आगे जा सकती थी। तो इब्तदाई तजिए से मालूम हुआ कि मवाद दानिस्ता तौर पर सोशल मीडिया पर शाया किया गया। ये मवाद इश्तियाल अंगेज़ नौयत का महसूस हुआ, जिससे अवाम में बेचैनी को हवा देने, फ़िरका वाराना नफ़रत को फ़रोग़ देने और समाजी नज़्म व ज़ब्त को कमज़ोर करने की सलाहियत पाई गई। अब इन्होंने जो इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू तो उन्होंने कर लिया। ये इंटरव्यू अगर वो जिस चैनल में काम करते हैं, चैनल 24, उसके प्लेटफॉर्म से इन्होंने किया, उनका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो बात अगर यहाँ तक रहती तो ज़िम्मेदार उनका चैनल होता, पैमरा चैनल को नोटिस करती और जवाब चैनल को देना पड़ता, और फिर चैनल जो है उसके इख्तियार में होता कि वो अपने एंकर के खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन यहाँ पर रेहान तारक ने अपने ऑफिशियल पेज पर उस इंटरव्यू को लगा दिया, जिसमें उन्होंने बड़े हिसास किस्म के सवाल किए। तो फिर वो ज़ाहिर है वो उस ज़ुमरे में आ गया जहाँ पर साइबर क्राइम उसको देखती है। उन्होंने केस कर दिया। जब इन पे इस तरह की चीज़ें आना शुरू हुई, ये कंट्रोवर्शियल हुए, तो ये पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए। बज़ाहिर ये छुट्टियों पे गए हुए थे, लेकिन इनको अंदाज़ा था कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। तो फिर इनकी जो मैनेजमेंट है, चैनल 24 जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मलकियत है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ, मेरी खबर नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि चैनल वालों ने कहा होगा कि
कब तक आप भागे रहेंगे, आके सामना करें। 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप अंदर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले उन्होंने एक माफीनामा भी जारी किया और वो माफीनामा उस पॉडकास्ट से भी ज्यादा बुरा था। यानी माफी मांगने के अंदाज में माफी बिल्कुल नहीं थी। वो ऐसे था जैसे कोई राह चलते से कोई ऐसा हो गया तो और ये हो गया तो चलो ठीक है जी। बड़ा ही गैर संजीदा माफीनामा था। मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है रेहान तारक से। उन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा मेरे पास एक चैनल में की थी और इस बात का वो खुद भी एतराफ़ करते हैं। और मैं उन्हें एक एनर्जेटिक और मुतहरक बच्चा समझता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले अगर आप कर लें और बगैर सोचे समझे कर लें तो फिर उसमें रिस्क बड़ा होता है। तो लंदन गए, फिर वहाँ से वापस आए, उनको उठा लिया गया। अब ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे आज कोर्ट के अंदर जब आए और विक्ट्री का निशान बना रहे थे। ये तीसरी गलती इन्होंने की है। पहले इंटरव्यू किया, अपने ऑफिशियल पेज पे लगा दिया। दूसरा, इन्होंने माफ़ी मांगी बेढंगे अंदाज से। तीसरा, जब कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बे आप पे गद्दारी का मुकदमा थोड़ी है। और दूसरा, आप जिस तरह लाओ लश्कर के साथ पेश हो रहे हैं इसका मतलब आपको उसके ऊपर कोई गिल्ट नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है। विक्ट्री का निशान बनाने का मतलब कि आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, डटे हुए हैं और वैसे आप माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये है अनाड़ीपन की एक एक्सट्रीम मिसाल। जो सहाफ़त के अंदर लोग, जिनको बाद लोग पैराशूटर कहते हैं कि जी पैराशूटर, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसके नॉर्म्स क्या हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें खुद अप्लाई करनी पड़ती हैं और उसमें एक न्यूज़ सेंस होती है। सेंस का बिजनेस है। अब उनका नाम चूँकि PNL लिस्ट में था, गिरफ्तार हो गए हैं, तो 5-6 रोज़ के लिए उनका रिमांड ले लिया गया क्योंकि उनसे चीज़ें रिकवर की जाएंगी। तो इस पे भी बाद लोग आज़ादी सहाफ़त के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इसका आज़ादी सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं। अगली खबर जनाब वो गैर मुल्की ख़वातीन के हवाले से है। लाहौर के थाना डिफेंस सी के इलाके में जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती का मुकदमा था जिसके मरकज़ी मुलज़म रज़ा डार हैं, उनका चूँकि रिमांड ख़त्म हो गया था, 5 रोज़ा रिमांड था, तो दोबारा उन समेत 4 मुलज़मान को पेश करके 5 रोज़ का मज़ीद रिमांड ले लिया गया। अब दोबारा उन्हें 13 जुलाई को पेश किया जाएगा। अब ये सब मुलज़मान जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने मास्क पहने हुए थे। 8 मुलज़मान गिरफ्तार है, 4 का अलग रिमांड हो रहा है और 4 का अलग हो रहा है। अदालत में मुलज़म साजिद और सिकंदर के वकील जो है वो फैल गए। उन्होंने पुलिस और तफ्तीशी निज़ाम पर संगीन सवाल उठाए। उन्होंने कहा जनाब ये मेरे मोक्कल साजिद और सिकंदर का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिकंदर अजीज़ वो जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको ख़वातीन से मिलाया गया था एक इन्वेस्टर के तौर पर। तो उन दोनों ने एक वकील किया, साजिद और सिकंदर ने। वो कहते हैं हमारे ख़ानदान में तो कोई वज़ीर भी नहीं, मशीर भी नहीं, इसलिए हम इस केस में निशाना बन रहे हैं। सवाल तो ये कि इन ख़वातीन को पाकिस्तान किसने बुलाया था, ये किसके कहने पे आई थी? क्या ये साजिद और सिकंदर के कहने पे आई थी? इनको जिसने बुलाया था पुलिस उसे तो प्रोटोकॉल दे रही है। तो इन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि रज़ा डार को पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। वकील ने कहा कि जनाब साजिद और सिकंदर को ज़बरदस्ती मुकदमे में घसीटा जा रहा है, हम चाहते हैं कि सबके साथ बराबरी का सलूक हो, फिर देखेंगे जो होगा। फिर उन्होंने कहा कि वो बॉस किधर है, गैंग का जो मरकज़ी किरदार था उसको क्यों नहीं पेश किया जा रहा? मोबाइल फ़ोन तक रिकवर हो चुके हैं। ख़वातीन ने साजिद और सिकंदर का नाम नहीं लिया, बल्कि ये जो मुलज़मान है ये एक्चुअली क्रिप्टो का काम करते हैं। फिर उन्होंने एक और सवाल उठाया या इंकशाफ किया कि रज़ा डार का DNA क्या मैच नहीं हुआ? क्या उन्होंने मुय्यना ज़्यादती नहीं की? अगर पुलिस अदालत में मुतासर ख़वातीन का 164 का बयान सामने ला सकती है तो DNA रिपोर्ट भी सामने लाए। तो फिर दलाइल मुकम्मल होने पर जज ने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अब्दुर्रहमान को बुलाया, पूछा कि जनाब DNA टेस्ट, LFT और फिंगरप्रिंट्स ये सब किधर है? तो उन्होंने कहा जनाब सारे करा लिए गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स को तफसीली फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया है। तो अदालत ने पूछा फिर वो बॉस किधर है, गैंग का जो मरकज़ी किरदार है? तो उन्होंने कहा कि बॉस हमारे पास नहीं है बल्कि थाना हेयर पुलिस के पास है। उसे हेयर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के वक्त वो चूँकि कूद गया था, उसके टखने टूट गए थे, तो वो कहीं ज़ेर इलाज, उसे अब थाना हेयर की पुलिस ही पेश करेगी। तो अब इस केस के अंदर आप देख रहे हैं कि पोजीशन मुख्तलिफ हो गई है और तमाम तोपों का रुख जो है रज़ा डार की तरफ है, चूँकि वो मरकज़ी मुलज़म है। और जो मैंने आपको 2 टीमें बताई थी, एक बुलाने वाली टीम और एक ज़्यादती करने वाली, तो जो ज़्यादती में इन्वॉल्व नहीं है उनमें से भी अब 2 तो ये लोग हैं साजिद और अजीज़, और एक वो है जो घर किराए पे देता था और मरकज़ी मुलज़म रज़ा डार है। उनमें से 3 जो हैं
उनका तो कोई कसूर नहीं, ना उन्होंने बुलाया ना उन्होंने कुछ किया, वो तो समझ लें कि उन्होंने इसकी मुआवनत की, शरीक जुर्म वो भी है। अगली खबर में बात करते हैं, वो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लोशे ली हैं, ये बिल पास किया है, एक सहाफ़ियों को कुछ बताना नहीं, और जो सहाफ़ी वायलेशन करे उसको अंदर कर दें, और दूसरा जो उन्होंने मरात उठाई हैं, तो बड़ा शोर मचा हुआ है। पता ही चला कि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर बिल अप्रूव कराया है। अपोजिशन बराबर की शरीक है, अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल पार्टी भी है, और ज़्यादा उन लोगों ने शोर मचाया कि बिल मंजूर करो। लेकिन आज KP के जो वज़ीर आला है उन्होंने कहा कि हम इस कानून पर नज़रसानी करेंगे, इसके बारे में जिसके बारे में सबको इतराज़ है। हमें तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन चूँकि अब रद्दअमल आ रहा है तो हम इस पर नज़रसानी करेंगे। प्रिविलेज का बिल सूबाई असम्बली भिजवा दिया गया, जिसमें बाज़ तरमीम की गई हैं। पार्लियामेंट प्रिविलेज बिल की तरमीम पर गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मीडिया पर मुसलसल तनकीद हो रही थी, तो अब CM साहब कहते हैं कि हम उस बिल को जो रीडू करेंगे, और दूसरा जो कवानीन वज़ा किए गए हैं सहाफ़त के वाले से, उनका इमरान खान ने तो हमेशा आज़ादी इज़हार राय को फ़रोग़ दिया है, तो हम समझते हैं कि सहाफ़ी जहाँ ज़रूरी समझे खुलकर तनकीद करें, तो इस कानून को भी हम रीडू करेंगे। तो उन्होंने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी है। हालांकि होना वाना कुछ नहीं, जिन्होंने अप्रैल का बिल मंजूर कर लिया है और प्रिविलेज ले लिए हैं, अब चूँकि पब्लिक प्रेशर आया है, बात जो है वो बाहर हो गई है, हाथ से निकल गई है, तो अब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी जा रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोना का लोग बहुत ख्याल रखिएगा।